वेलकम टू ऑल। आज हम लोग कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इशू किया है उसमें हम लोग मॉक टेस्ट 1 देखने वाले हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ने 5 मॉक टेस्ट इशू की है। उसमें से हम लोग मॉक टेस्ट 1 देखेंगे आज। जो है ये आप बाजू में देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का वेबसाइट है। हम लोग अभी ऑनलाइन हैं तो हम लोग उस वेबसाइट के थ्रू जो है अभी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अभी कैसा है, क्योंकि ये एंट्रे और ये एक पैटर्न ये भी पता चल जाएगा। मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव पे गया था, सीएस सेट पे गया था और मैंने वहाँ पे जो है मॉक टेस्ट पे क्लिक किया है इसमें जो है। तो अभी हम लोग आ गए हैं, हमारे मॉक टेस्ट 1 पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? मॉक टेस्ट 1 पे आते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहले लॉगिन कर लेते हैं। आप लोग भी इस पे चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। समस्या तो खैर है ही नहीं। आप लोग भी चाहें तो इस पे जा सकते हैं और इस पे आप खुद भी इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे इसमें काम कर रहा हूँ कि भाई जो बच्चे कहीं ना कहीं बिजी है या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है और इसको नहीं कर सकते हैं या कम समय में करना है, उनके लिए ये मेरे तरफ से एक छोटा सा हेल्प हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये ऊपर में आपका अलग अलग पैटर्न्स दिए गए हैं और पहले भी आपने देखा होगा। ये जैसे हमने इसमें से गए थे तो इसको ये देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसके 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है। अगेन इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है। और करंट अफेयर्स जो है वो 15 क्वेश्चन है, 20 मार्क का है। इसमें आपका वाइवा वॉइस भी है, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के दिया था। इसमें निगेटिव मार्किंग किसी तरह की नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए अगर आप देखेंगे तो 120 मिनट मिल रहे हैं। 4 सेक्शन है इसमें आपके लिए। क्लियर होता है? चले बड़े आगे अपन अब। हाँ, ये अपन ने एग्ज़ाम को, सिलेक्ट एग्ज़ाम को टिक कर दिया। अब अभी हम आ गए हैं एग्ज़ाम पे। अब अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो देखते जाइए, मैं पढ़ते जाता हूँ, आप और हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है। इन डैश सेवरल पीपल कैन टॉक टू ईच अदर एंड सी ईच अदर ऑन टेलीविजन स्क्रीन साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से एक साथ में बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं एक ही साथ में। तो मल्टीमीडिया जो है वो तो डेफिनेटली है ही, वो उसमें मल्टीमीडिया में होता ही है। वॉइस मेल में सिर्फ वॉइस आती है, तो मल्टीमीडिया भी सही है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा सही है। वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है इसमें? हमारा आंसर है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है लोग एक साथ में चीज़ों को देख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 पे हम आ गए हैं। A single controlling authority involved in vertical type communication, मतलब एक सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहती है जो कि वर्टिकल टाइप के कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहती है। वर्टिकल मतलब 1 to 1, मतलब एक आदमी ही सबसे बात कर रहा है, वर्टिकल। एंड पीपल आर कम्युनिकेटिंग विथ सेंट्रल फिगर और पर्सन। दिस सेंट्रल फिगर मतलब जो लोग हैं वो एक अकेले व्यक्ति, जैसे लोग मुकेश अंबानी से बात कर रहे हो, मुकेश अंबानी अपनी बहुत सारी जो उसके नीचे अंदर में काम करने वाले लोग हैं उनसे बात कर रहा है। दिस सेंट्रल फिगर और person radiates instruction and order to several of his employees who are working under him. This type of communication is called a wheel and spoke network. क्या बोलते हैं इसको? wheel and spoke network बोलते हैं। चेन नेटवर्क में क्या होता है कि चेन नेटवर्क में वो चेन बनती है, मगर व्हील एंड स्पोक में क्या होता है कि अगर आपने कभी टायर ऐसा बनता है ना वो, हाँ, तो बीच बीच में वो रहता है और उससे सब वो जुड़ी हुई रहती है, स्पोक्स जो रहती है। तो मुकेश अंबानी बीच में है और उसके जो एम्प्लॉइज है वो स्पोक्स है, स्पोक है, आपके टायर ट्यूब वाला जो स्पोक है वो। तो इसका आंसर हम लोग ए बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे।
थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दिस कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ ए रूटीन नेचर, मतलब इसमें से कौन सी जो चीज है, कौन सी रिपोर्ट है वो रूटीन नेचर की इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। तो कॉमन सेंस है इसमें, पीरियोडिक नेचर की जो रिपोर्ट है वो रूटीन नेचर की इंफॉर्मेशन कंटेन करती होंगी। ट्रबल रिपोर्ट कोई आपदा आती होंगी, जैसे कोरोना वायरस आया, उसके बारे में रिपोर्ट बनाएंगे तो ट्रबल रिपोर्ट होंगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी चीज में कितनी प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में बात करेंगी। लेबोरेटरी रिपोर्ट लेबोरेटरी के बारे में बात करेंगी। तो ये तीनों बातें जो है, देयर इज सम एक्सेप्शन टू इट, कुछ ना कुछ होगा तो ये रिपोर्ट बनेगी, रेगुलर लाइफ में नहीं बनने वाली है। तो पीरियोडिक रिपोर्ट जो रहती है वो रेगुलर नेचर में बनती है। क्वेश्चन 3 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। आई होप क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वर्ड आउट, तो इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो ऑड वर्ड आउट है आपके लिए। तो आप देखिए कि हाइडियस मतलब छुपाना, गॉर्जियस तो खुल के दिखेगा, अगर कोई एलिगेंट भी खुल के, एक्विजिट्स अच्छा दिखेगा, एलिगेंट दिखेगा, अलग दिखेगा नहीं। तो आई थिंक हाइडियस इज अ वर्ड जिसमें छुपाने की जरूरत है। अगर कोई लड़की सुंदर दिख रही है, एलिगेंट दिख रही है, तो वो तो दिखाएंगे ना अपने आप को, मतलब कोई व्यक्ति दिख रहा है, नॉट अ गर्ल, मतलब तो वो तो दिखेगा ना अच्छा। हाइडियस नहीं होना चाहिए ना उसमें। तो द आंसर इज ए। क्वेश्चन 5 के बारे में हम लोगों पे चर्चा करेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन 5 जो है इसमें आप देखिए, ए डैश इज यूज टू एंड अ डिक्लेरेटरी सेंटेंस। तो एक जो क्या चीज यूज करते हैं किसी डिक्लेरेशन को, जैसे आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आप देखिए वहां पे सब लिखे हुआ है, दिनेश अग्रवाल क्लासेस, दिनेश जी अग्रवाल, FCS, FCMA, LLB के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। ए फुल स्टॉप इज यूज्ड टू एंड अ डिक्लेरेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस विच इज नॉट ए क्वेश्चन और एन एक्सक्लेमेशन। तो जो कि क्वेश्चन ना हो और एक्सक्लेमेशन ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फुल स्टॉप का वर्ड यूज करेंगे। द फ्रेज वर्ड वॉक्स पॉपुली, तो वॉस पॉपुली का मतलब क्या होता है। तो वॉस पॉपुली का मतलब होता है कि लोगों की आवाज, जिसको हम लोग भगवान की आवाज मानेंगे। तो वॉक्स पॉपुली का मतलब होता है द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड, मतलब लोगों की आवाज भगवान की आवाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। 7 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में अब एक एक करके इसमें डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन ना बहुत नॉर्मल आता ही है। द कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल तो मुंह जबानी होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्बल कम्युनिकेशन भी होगा, मगर अगर अंदर ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन होता है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, उसको मैं इंटरनल कम्युनिकेशन बोलूंगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन बाहरी बंदे से होता है तो मैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलूंगा। और अगर किसी 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन। क्या बोला जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। ए वेल रिटन dash delivers, a well written dash delivers the most important information without recipient even having to open the email। मतलब ऐसी कौन सी बात है कि जो ईमेल में रहेंगी तो ईमेल को खोले बिना समझ में आ जावे। सब्जेक्ट लाइन, बहुत बार रहता ना कि सब्जेक्ट को पढ़ के अंदर का मामला पता चल जाता। बहुत बार इवन व्हाट्सएप मैसेज भी आता है तो ऊपर से जो पहला शब्द रहता है उसको देख के समझ में आ जाता अंदर का मामला क्या है। सेम बात यहाँ पे है कि एक बढ़िया सा वेल रिटन जो ईमेल रहता है उसकी सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के हमको समझ में आ जाता है कि अंदर का मामला क्या है। क्वेश्चन 9 जो है वो क्या है हमारे लिए, एक कम्युनिकेशन वर्ड। तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो लैटिन वर्ड तो है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है कम्युनिकेशन वर्ड जो आता है। तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो कम्युनिस,
वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जो कि लैटिन वर्ड है एक, इसका आंसर बी है। अब ये ना ये याद नहीं रहता, तो हमने क्या है, जब इसको पहली बार हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हमने पूरा सॉर्ट आउट किया कि कैसे इसको सॉल्व करें, और हमने इसके क्वेश्चन को पता किया, कुछ आते थे, कुछ ऐसे भी थे जो थोड़े ट्रिकी थे, तो उसको हमने पता किया, वर्कआउट किया उस पर। तो हमने इसके आंसर्स आपको बहुत सही तरीके से निकाल के दिए हैं इस वीडियोस में, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा वीडियो देखने में, मगर 120 MCQ आपके बिना किसी एफर्ट के हो जाते हैं। इसमें जो है आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है कि आपको मेरे साथ साथ में बोलना है। जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन, कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, कहाँ से डिराइव है, कम्युनिस्ट वर्ड से डिराइव्ड है। कम्युनिस्ट का स्पेलिंग क्या है, COMMUNIS, वहां से डिराइव्ड है। क्वेश्चन 10 पे हम लोग जाते हैं कि क्वेश्चन 10 हमको क्या बोलता है, नॉइस जो आवाज आती है वो किस तरह का बैरियर है। नॉइस इज अ फिजिकल बैरियर, क्योंकि अगर नॉइस आएंगी, जैसे अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ या मेरे पास में कोई क्लाइंट आया हुआ है, मैं उसके पेपर्स तैयार कर रहा हूँ और बाहर से बहुत नॉइज आ रही है, तो मैं बोलूँगा अरे भाई ये तो फिजिकल बैरियर हो गया है। सिमेंटिक बैरियर का मतलब ये होता है, जो फर्स्ट नंबर पे है, ए नंबर पे है, सिमेंटिक बैरियर की हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, तो सिमेंटिक बैरियर उसको बोलते हैं। तो दैट इज हम लोग बोलेंगे नॉइज इज अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। बोलना चाहिए आपने मेरे साथ में, नॉइज इज अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर। 11वें नंबर पे हम लोग आते हैं, यूज द सिंगल वर्ड फॉर। तो इसके लिए सिंगल वर्ड क्या होता है, डेलिबरेट किलिंग ऑफ होल कम्युनिटी और रेस। मतलब किसी राजा ने पूरी, मतलब जैसे तुम्हारा वो था हिटलर, उसने कितने सारे लोगों को मार डाला था एक साथ में, तो उसके लिए एक सिंगल वर्ड क्या है, उसके लिए सिंगल वर्ड आपको मालूम है, जेनोसाइड बोलते हैं उसको, मतलब मास किलिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 लोगों को मार डालना मास किलिंग बोला जाता है। गिव एन एंटोनिम फॉर द वर्ड। तो एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द बताना है इस वर्ड के लिए जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो है एंटोनिम क्या है, तो ऑडिसिटी। ऑडिसिटी का मतलब क्या होता है, ऑडिसिटी बेसिकली थोड़ा जैसे ऑडियो से निकले हुआ ऐसा समझ लो ना आप, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा, उसको हम लोग बोलते ऑडिसिटी। तो उसके लिए लैविश भी बोल सकते थे, अफेक्शनेट भी बोल सकते, ब्रेवडो ज़्यादा ठीक लगता है, कॉवर्ड तो नहीं होगा उसका वर्ड जो है हम लोग। तो ऑडिसिटी जो है हम लोग जो है या हमको उल्टा लेना है इसका जो वर्ड है ऑडिसिटी का, तो हम लोग तो मैं तो अभी सिनोनिम बनाने लग गया था आपको कि अफेक्शनेट, लैविश, ब्रेवडो जो है वो उसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं, बट इसका उल्टा वर्ड हम लोग कॉवर्ड बोलेंगे, क्योंकि एंटोनिम वर्ड हमको लेना है। क्या लेना है, एंटोनिम वर्ड हमको लेना है इसमें, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे। अब 13th नंबर क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मतलब ये जो सेंटेंस है 4 भागों में डिवाइडेड है। वन ऑफ द पार्ट में कंटेन अ मिस्टेक, तो एक पार्ट जो है मिस्टेक कंटेन है। आइडेंटिफाई दैट पार्ट एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर। तो उसमें से कौन सा वो पार्ट गलत है वो हमको सिलेक्ट करना है और हमको आंसर उसमें से पता करना है कि आंसर हमारा क्या है। तो हमको उसमें से आंसर पता करके यहाँ पे लिखना है। देखिए 6 प्रोटोटाइप, मतलब 6 एक जैसी चीजें ऑफ ईच डिवाइस, मतलब एक ही डिवाइस की एक डिवाइस के 6 अलग अलग नमूने, प्रोटोटाइप बोले तो नमूने, आर बीइंग टेस्टेड इन हॉस्पिटल्स इन इंडिया। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पढ़ने में तो ठीक ठीक ही लग रहा है, कोई ऐसा वो नहीं लग रहा है। इन हॉस्पिटल इन इंडिया, ये यहाँ पे 2 बार इन आता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ और शब्द आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसीलिए 13th को बोलते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक, 13th के डी को बोलते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक है, बिकॉज 2 बार इन आया हुआ है उसमें। उसके बाद आएंगे द आइडोम, क्रोकोडाइल टीयर्स, वो बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू जो है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रिटेंडेड सॉरो, उसका मतलब होता है, क्या मतलब बोलेंगे, प्रिटेंडेड सॉरो।
कि भाई होता ना किसी के यहाँ पे कोई किसी का डेथ हो जाता है तो वहाँ पे जो है वह कोई रिश्तेदार आता है, वो क्या करता है, वो ऐसे आंसू बहाने लगता है तो दूसरे लोग हंसते हैं, अरे देख बोले प्रिटेंडेड सॉरो कर रहा है, क्रोकोडाइल के टीयर है, मगरमच्छ के आंसू है। तो 14th का सी। 15th आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द वेब। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करके बोलते हैं। अभी कैसा इस पे लिख नहीं पाते हैं, नहीं तो अगर इस पे लिख पाते तो आपको डेफिनेटली मैं इस पे लिख के भी देता था कि आपने लिख लेना है। HTTP का फुल फॉर्म है, कॉमन वर्ड है ये, बहुत नॉर्मल यूज होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 16th पे आते हैं, The channel of communication which is mostly associated with gossip and rumors is called। तो ऐसा कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रहता है जो एसोसिएटेड रहता है गॉसिप एंड र्यूमर से, इज कॉल्ड सोशल गैदरिंग्स में होता है ये जो है। तो हम लोग यहाँ पे सोशल गैदरिंग्स जो है उसको बोल देते हैं कि सोशल गैदरिंग में होता है। अब देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन में तो नहीं होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब हम लोग बोलेंगे कि भाई छोटा आदमी बड़े आदमी से बात कर रहा है, तो छोटा आदमी बड़े आदमी से कैसे गॉसिप करेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक बॉस एम्प्लॉय से कैसे गॉसिप करेगा। ग्रैपवाइन हो सकता है, बट ग्रैपवाइन ना लेके हमने सोशल गैदरिंग लिया है। हो सकता है कि वो ग्रैपवाइन को भी बोले, तो एक बार आपने और टेस्टिफाई कर लेना है इस बात को कि कहीं ग्रैपवाइन तो नहीं है। 17th पे आते हैं, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड। तो सिनोनिम्स जो है, अब ये इडियोसिंक्रेसी करके एक वर्ड है हमारे पास में, इसका हम लोगों को जो है सिनोनिम वर्ड पता करना है कि सिनोनिम वर्ड क्या है। तो हमने इसको पता किया। तो इडियोसिंक्रेसी का मतलब हम लोग एसेंट्रिसिटी को बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? एसेंट्रिसिटी को बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम वर्ड हम लोग, तो आपने इसको याद रखना है कि सिनोनिम वर्ड क्या है। इडियोसिंक्रेसी का एसेंट्रिसिटी को बोला जा सकता है। 18th पे आते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए पूरा इसको जमाना है अपने को, थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है ये। अब ये कैसा है, बहुत छोटा कर देंगे तो दिखेगा नहीं आपको, तो मैं थोड़ा सा इसको पलटाते जाऊंगा, थोड़ा चेंज होते जाएगा। गिवन बिलो इज अ पैराग्राफ वेयर द सेंटेंस आर नॉट इन ऑर्डर। तो जो सेंटेंस है वो ऑर्डर में नहीं है। चूज द करेक्ट ऑर्डर इन विच सेंटेंस कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। तो ये मैंने फिर मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने इसको पता किया कि किस तरह से अपन करेंगे इसको ना। आंसर को, क्वेश्चन को पढ़ने के पहले नीचे ही अगर आप देख लो तो आपको बी और सी में दिखता है कि तीसरा और तीसरा, यहाँ पे दोनों में मतलब बी और सी जो है उसमें तीसरा तीसरा है और ऊपर में पांचवा पांचवा है। ठीक, अच्छा, उसके बाद में भी आप अगर देखेंगे तो बी और सी में अगर आप देखेंगे तो 3 के बाद में आपको पांचवा पांचवा दिखने वाला है। मिला आपको बात? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बी और सी में से कुछ ठीक हो सकता है। तो इवन आप यही सीक्वेंस जो है वापस से चालू कर सकते हो पढ़ना, अगर आपको इसको पढ़ने की इच्छा है तो। कि पहले आप जो है और आप देखो जो फर्स्ट वाला है उसमें सेकंड वाला जो है वो एंड से चालू हो रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आंसर अपना बी होगा। क्या हो सकता है? आंसर अपना बी होगा, मे बी पॉसिबल। ठीक, तो डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है उसमें जो है। तो देखो, कोलंबस कॉल्ड दिस पीपल इंडियन बिकॉज ही थॉट ही हैड रीच्ड इंडिया। मतलब ऐसा लगता है कोलंबस ने, ऐसा बोलते हैं कोलंबस ने इंडिया की खोज की थी। वैसे इंडिया अपनी जगह पे ही था, कोलंबस इंडिया आया था ऐसा बोल सकते हैं। तो कोलंबस ने इंडिया की खोज, कोलंबस को लगा कि ये लोग इंडियन लोग हैं बिकॉज वो, उसको लग रहा था वो इंडिया पहुंच गया है। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट स्कॉलर्स एग्री दैट अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय मेनी इयर्स एगो बाय एशियंस हु क्रॉस द नैरो बेरिंग स्ट्रेट टू अलास्का। मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा सोचना है कि इंडियंस जो है वो पहले अमेरिका पहुंच गए थे, और बिकॉज उन्होंने जो है एशियंस पहुंच गए थे इवन, जिन्होंने अलास्का को पार कर लिया था। फ्यू लैंड हैव डिस्कवर्ड एज ऑफन एज अमेरिका। तो
तो कुछ जगहों की खोज की गई थी, जैसे अमेरिका की खोज की गई थी, एंड दे हैव देन स्प्रेड साउथ एंड ईस्ट अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, further southward to Central America and beyond, according to various claims। अब ये थोड़ा पैराग्राफ शुरू होता है ना, तो इससे चालू हो सकता है, क्योंकि वैसे भी पांचवा पहले बोला गया है ए और डी में हमारे पास में। तो according to various claim, voyages to the new world had been made by Phoenicians, Irish, Viking, Welsh and Chinese long before the Christopher Columbus reached Caribbean in 1942। तो हमने इसको थोड़ा पढ़ा, इसको समझा, तो हम लोगों ने जो है ना आंसर हमारा डी निकाला है। अब डी के हिसाब से पहला आता है आपका फिफ्थ आता है। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस क्लेम्स, वोयाज टू द न्यू वर्ल्ड, मतलब जो पानी के जहाज की यात्रा थी नए वर्ल्ड के लिए, हैड बीन मेड बाय फोनिशियंस ने आयरिश, वाइकिंग, वेल्श एंड चाइनीज लॉन्ग बिफोर क्रिस्टोफर कोलंबस रीच्ड कैरेबियन इन 1942। तो ये ठीक लगता है अभी। उसके बाद में सेकंड पे हम गए, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट स्कॉलर्स एग्री दैट अमेरिका वाज डिस्कवर्ड मेनी इयर्स एगो बाय एशियन हु क्रॉस द नैरो बीइंग स्ट्रेट टू अलास्का। तो बहुत सारे लोगों को लगता है, तो ये भी ठीक लग रहा है उसके साथ में। फिर हम आए फोर्थ पे, बिकॉज मेरे को लग रहा था डी ठीक लग रहा है, तो फोर्थ पे आए, दे देन स्प्रेड साउथ एंड ईस्ट अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड फर्दर साउथवर्ड टू सेंट्रल अमेरिका एंड बियॉन्ड। ये भी ठीक लगता है, जिनका इंग्लिश अच्छा है उनको थोड़ा सब अच्छे से लग रहा होगा। और ये तो कैसा है, 9th-10th में भी आता था, तो कॉमन सेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें नॉलेज, पुराना जो आपका वर्किंग नॉलेज है, उसका पढ़ाई का जो नॉलेज है उसका ज़रूरत है। एंड थर्ड, फ्यू लैंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड एज ऑफन अमेरिका, कोलंबस कॉल्ड दिस पीपल इंडिया बिकॉज ही थॉट ही हैड रीच्ड इंडिया। तो मेरे को लगता है कि हम लोगों ने डी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? डी। तो 18 का हमारा आंसर है डी। 19 पे आते हैं, द प्रोवर्ब बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स। तो जो वर्ड है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स पीपल ऑफ लाइक कैरेक्टर कम टुगेदर, मतलब एक जैसे जो लोग हैं वो एक जगह पे आ जाते हैं, इसका मतलब ये है। 20 पे हम लोग आते हैं, द ओरिजिनल अमाउंट दैट इज बोरोड और द आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू बी रीपेड लेस इंटरेस्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। जो अमाउंट हमको लोगों से हमने बोरो किया है और जो हमको लोगों को रीपे करना रहता है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। 20 का बी है हमारा आंसर। 21 पे आते हैं, when words are used in communication either spoken or written, this kind of communication is known as। when word are used in communication, तो जो words है जब उनको communication में use करते हैं either spoken or written, this kind of communication when the words are used in communication either spoken or written, this kind of communication is known as वर्बल कम्युनिकेशन। तो क्या इन कम्युनिकेशन को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे? हाँ जी, वर्बल कम्युनिकेशन हम बोलेंगे। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या रहता है डी में, जो है जब एक एम्प्लॉय अपने बॉस से बात करता है। डाउनवर्ड मतलब जब बॉस अपने एम्प्लॉय से बात करता है। नॉन वर्बल मतलब जब कुछ बिना बोले कोई बातचीत होती है, जैसे मैं 2 दिखा रहा हूँ, अभी 2 दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आजकल तो साइन लैंग्वेजेस होती ना, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो 21 का सी है हमारा। 22 पे आते हैं, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, बाद में आप इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, इसको आप खुद भी चला के कर सकते हो एक बार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग योर ईमेल विद अ डैश। तो जब भी आपको अपना ईमेल स्टार्ट करना है तो आपने अपना ईमेल जो है किससे चालू करना चाहिए? आपने अपना ईमेल जो है ग्रीटिंग देते हुए चालू करना चाहिए। कोई ना कोई आपने ग्रीटिंग देनी है जो है, और उससे आपने अपना जो ईमेल है वो चालू करना चाहिए। उसके बाद में 22 का आ गया है हमारा 22 का ए। 23 पे हम लोग आते हैं, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या रहता है? अब कैसा है, ये सब पढ़ना थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, तो हमने इसका आंसर हमने पढ़ के निकाले। Y23 का आंसर है सी।
तो आउटसोर्सिंग वैसे भी क्या होता है कि आप अपना काम दूसरे को डेलीगेट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सिलेक्टेड फंक्शन और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन डू दैट वर्क मोर एफिशिएंटली। तो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करना है, आपने अपनी जो चीजें हैं लोगों को डेलीगेट करनी है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सिलेक्टेड फंक्शन और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन डू दैट वर्क मोर एफिशिएंटली। तो जो वो वर्क है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से वो कर सके। तो बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हम लोग अकाउंट्स के काम लेते हैं, टैक्सेशन के लेते हैं, टीडीएस के लेते हैं, आरओसी के लेते हैं, तो हम लोग ज्यादा अच्छे हैं इन सब कामों में, नहीं ठीक। 24 पे आते हैं हम लोग। इन MIS सिस्टम डिजाइन द रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में बी, MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इन MIS डिजाइन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में बी कैटेगराइज्ड एज इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। देखो पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल यहां पे नहीं आएगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव यहां पे नहीं आएगा, यूजफुल नॉन यूजफुल या अनयूजफुल हो सकती है, बट इंटरनल एक्सटर्नल ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने उसको चूज किया। इट मे बी यूजफुल अनयूजफुल, ठीक, बाकी वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए हमने उसको टिक नहीं किया। 25 पे हम लोग आते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल ज्यादा अच्छा है, ए, एन और द, टू फिल द टू ब्लैंक इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो इट इज not at all unusual for dash editor to tamper with dash writer's manuscript। तो writer's manuscript, तो चूज एप्रोप्रिएट चूज करना है ए एन। इट इज नॉट एट ऑल अनयूजुअल फॉर एन एडिटर, तो लगता है डी ठीक होगा, एन एडिटर टू टेम्पर विथ ए राइटर्स मैन्युस्क्रिप्ट, तो उसको ठीक लग कर दिया हमने, विथ ए राइटर्स मैन्युस्क्रिप्ट। तो आई थिंक डी अच्छा लगता है 25 को। तो अपन ने पढ़ पढ़ के इसको देखना है कि ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है। तो आर्टिकल जो है यहाँ पे एन ए आने वाला है, वापस से पढ़ता हूं। इट इज नॉट एट ऑल अनयूजुअल फॉर एन एडिटर टू टेम्पर विथ ए राइटर्स मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक। 26 पे हम लोग आते हैं। तो 26 पे जब हम लोग आते हैं तो हम लोग देखेंगे बिफोर सेंडिंग एनी रिटर्न कम्युनिकेशन, मतलब जब भी हम किसी को हमारा कोई कम्युनिकेशन भेजते हैं राइटिंग में लिख के, कोई चिट्ठी भी भेजते हैं, वन शुड टेक अ मोमेंट टू रिव्यू फॉर स्पेलिंग। एक बार रुक जाओ, देख लो कि क्या उसमें कोई स्पेलिंग, ग्रामर या पंक्चुएशन मिस्टेक्स है क्या। तो वन शुड टेक अ मोमेंट टू रिव्यू द ग्रामर एंड पंक्चुएशन। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। वैसे भी क्या होता है कि वैसे भी कोई चीज़ हम लोग लिखते हैं तो एक बार उसको रीड आउट करके देख लेते हैं कि क्या उसमें कहीं कोई गलत वलत तो नहीं है ना, तो एक बार उसको देख लेते हैं हम लोग जो है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेलो। तो ये बाजू में क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। हमने इसको पढ़ा था और हमने इसके आंसर्स भी निकाल के रखे हैं हमारे पास में जो है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या इसमें लिखे हुआ है। ऊपर में देखिए यहाँ पे टाइम चलते रहता है, यहाँ पे देखो टाइम चलते रहता है। ये देखो अभी 1 घंटा 33 मिनट अभी और बाकी है हमारे पास में, ठीक। देखेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब अभी आधी घंटा गुजर चुका है इनके हिसाब से। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आंसर देना है। इंडिया लॉसेस ग्रेन क्रॉप्स वर्थ करोड़ रुपीज एवरी ईयर, मतलब इंडिया जो है करोड़ों रुपीस की जो ग्रेन की क्रॉप्स है, मतलब जो अनाज की फसल है, वो नुकसान होती है बिकॉज ऑफ पेस्ट, मतलब जो चूहे वगैरह रहते हैं इनके कारण, कीटाणुओं के कारण। इन फैक्ट द इंक्रीज फ्रूट प्रोडक्शन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च वुड बिकम मोर एविडेंट इफ फार्मर इज एबल टू इफेक्टिवली कॉम्बैट विथ वेरियस पेस्ट
एन इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय द क्रॉप। मतलब उनका बोलना है कि जो टेक्नोलॉजी हमारी बड़ी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बड़ी है, वो बहुत अच्छे से और काम कर सकती है, वो हमारे किसानों का प्रोडक्शन और निकाल के दे सकती है अगर हम लोग ये जो कीटाणु है, जो चूहे हैं, मकोड़े हैं, इनको हमारी फसलें खराब करने से रोके तो। While some of the crops are destroyed after harvesting, a large quantity of grain is destroyed in the field। तो बहुत सारी क्रॉप्स तो ऐसी है जो फसल हो जाती है उसके बाद में भी खराब होती है। True that Indian farmer today is better able to combat the destroyers of grain। तो हमारे जो फार्मर्स हैं पहले के मुकाबले आज इनका सामना करने में ज्यादा सक्षम है। For he made available to him better storing facilities for the harvested crops and modern chemical aid like insecticide with which he may spray the growing crops in his field। तो आजकल फार्मर्स क्या कर रहे हैं, उनके पास में ज़्यादा अच्छी स्टोरिंग फैसिलिटीज़ है, साथ ही साथ में हमारे फार्मर जो है इंसेक्टिसाइड्स को दवाइयों का छिड़काव करते हैं जिससे कि हमारी क्रॉप ज़्यादा अच्छी रहती है। बट वन हैज़ टू रिमेंबर दैट नॉट ऑल इंसेक्ट आर हार्मफुल। मगर सबने एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी कीटाणु हैं सब खराब नहीं रहते, कुछ अच्छे भी रहते हैं। द कॉमन अर्थवॉर्म्स, मतलब जो जमीन से पैदा हुए वे नॉर्मल जो रहते हैं, फॉर इंस्टेंस इज अ फ्रेंड ऑफ मैन, वो हमारे फ्रेंड है जो नॉर्मल रहते हैं, है ना। वो फसल को अच्छा उपजाऊ बनाते हैं। बिकॉज इट वर्क लाइक अ डस्टमैन बाय ब्रेकिंग अप द डेड लीव्स इन वुड फ्रॉम प्लांट एंड मिक्सेस देम विद द सॉइल। तो डस्टमैन के तौर पे भी काम करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जो भी खराब वराब रहता है वो खा जाते हैं और सॉइल को अच्छा फर्टिलाइज बनाते हैं, दस मेकिंग द सॉइल रिचर। तो सॉइल अच्छी बनती है बिकॉज वो गंदा खा जाते हैं। Therefore, when the farmer sprays this field with a chemical that kill insect, तो बहुत बार फार्मर जब ये स्प्रेज डालते हैं इंसेक्टिसाइड का तो ये उन कीड़ों पे भी जाता है जो हमारे फ्रेंड है। He destroys his friend with his enemies, मतलब वो अपने दोस्तों को भी नुकसान पहुंचा देता है दुश्मनों के साथ में। तो जो खराब वाले हैं वो तो मरते ही है, अच्छे वाले भी मर जाते हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ए लार्ज पार्ट ऑफ इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ, तो किन कारणों से हमारा जो लार्ज पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बैड ईटिंग हैबिट, नहीं भैया उसके बारे में बात नहीं हो रही है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हार्मफुल इंसेक्ट, तो ये ठीक लगता है, अभी इसको टिक कर देता हूँ। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज होता होगा मगर अभी इसमें बात नहीं की गई है, हमको पैराग्राफ के हिसाब से चलना है। और इनएडिक्वेट रेनफॉल उस बारे में भी बात नहीं है। 28 पे आते हैं। द फंक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड इज, तो क्या फंक्शन है इंसेक्टिसाइड का? टू स्टोर द हार्वेस्टेड क्रॉप, तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको स्टोर करना। द हार्वेस्ट द ग्रोइंग क्रॉप, जो क्रॉप बढ़ रही है उसको हार्वेस्ट करना, उसको फसल बनने में मदद करना। प्रोटेक्ट द ग्रोइंग क्रॉप्स, टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग क्रॉप्स आंसर लगता है इसका। क्या आंसर लगता है इसका? प्रोटेक्ट द ग्रोइंग क्रॉप इसका आंसर हमको लगता है। टू नरिश द ग्रोइंग क्रॉप नहीं है, मतलब वो कोई इंसेक्टिसाइड जो है वो छोटे छोटे जो कीटाणु है उनसे फसल को बचाता है। तो एक तरह का जहरनुमा है जो कि कम मात्रा में उसमें डाला जाता है। When the farmer sprays his field with his chemical that kill insect, he fertilize the soil। फर्टिलाइज तो नहीं करता है मगर जो हमारी सॉइल को खराब करते हैं उनको हटाता है। He spoil his growing crops, ही किल गुड एज वेल एज बैड इंसेक्ट, ये ठीक लगता है। मतलब वो जो इंसेक्ट कीटाणुज है जब वो केमिकल को छिड़कता है तो अच्छे और बुरे दोनों इंसेक्ट को मार देता है। ही डिक्रीजेज हिज फूड प्रोडक्शन, नहीं ऐसा तो नहीं करता है। द कॉमन अर्थवॉर्म, तो जो कॉमन अर्थवॉर्म है वो हमारे फ्रेंड है, मैन के फ्रेंड है, इंसानों के फ्रेंड है। रिड्यूसेस द ग्रेन टू डस्ट, ही इज द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रॉप्स, नहीं। मेक द सॉइल मोर रिचर, सॉइल को अच्छा बनाते हैं। ब्रेक अप लीव्स ऑन द क्रॉप्स, तो ब्रेक अप लीव्स ऑन द क्रॉप भी करते हैं मगर एक कॉमन जो कंक्लूजन था मेक द सॉइल रिचर, तो वो जो सॉइल है उनको रिचर बनाते हैं वो लोग, तो उसको ठीक लगता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हाट द फार्मर नीड इज, आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हाट द फार्मर नीड इज, मतलब जब वो फसल बन के तैयार हो जाती है तो फार्मर की जरूरत क्या रहती है?
एक गुड सप्लाई ऑफ सीड नहीं, वो तो पहले डाला जाता है, बाद में थोड़ी डलता है। ए सेफ प्लेस फॉर स्टोरेज, ये ठीक है कि एक अच्छी जगह चाहिए। एबिलिटी टू कॉम्बैट द वेदर, वो तो हो चुका है। ए लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नहीं, वो भी नहीं। तो ये हमारे आंसर्स थे, इसमें हमने टिक किए इसको जो है। नेक्स्ट इसमें टिक करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे में। तो अभी ये 32 आ गया है, हमने कहाँ तक के 31 तक कर लिया था, ये 32 आ गया है। देखिए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। द रिसीवर रिस्पॉन्स और नॉन रिस्पॉन्स टू मैसेज, मतलब अगर रिसीवर का कोई रिसीवर्स रिस्पॉन्स और नॉन रिस्पॉन्स टू मैसेज इज अ फीडबैक, कि वो क्या बोल रहा है उसके बारे में वो आ जाता है। 33 पे आते हैं। आंसरिंग द लेटर्स प्रॉम्प्टली, apologizing for any omission or thanking generously for a favor or the few example of courtesy का एग्जाम्पल है। इंसान जो है वो बहुत शालीनता भाव से जब बात करता है किसी से तो उसको कर्टसी बोलते हैं, है ना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अगर आप कर्टसी से बात नहीं करो, घमंड से बात करो, तो मामले बिगड़ भी जाते हैं जो है। 34 पे हम आते हैं। एनी एसेट दैट इज प्लेज्ड एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसी कोई भी हमने एसेट को गिरवी रखा है लोन इंस्ट्रूमेंट के लिए, इज कॉल्ड एज कोलैटरल, तो गिरवी रखना बोलते हैं उसको, तो कोलैटरल बोलते हैं, अटैच कर लिया बोलते हैं उसको। एंड लास्ट हमारे जो बिजनेस कम्युनिकेशन का है वो 35 आता है। Pick up the most effective word from the given word to fill in the blank to make sure the sentence is meaningfully complete। तो एक अच्छा वर्ड हमको इसमें से पिक करना है। The proud king turned a deaf ear to the dash of wise counselor। तो जो एक प्राउड किंग, घमंडी किंग रहता है, वो अपनी जो कान है वो बंद कर लेता है जो अच्छी सलाह उसको देते हैं उनकी तरफ से। द प्राउड किंग, तो जो प्राउड किंग रहता है, टर्न्ड अ डीफ ear टू द एडवाइसेस, एस को लिया मैंने, ऑफ द वाइज काउंसलर, तो जो अच्छी एडवाइस देते हैं उनकी तरफ से वो अपने कान बंद कर लेता है। तो ये 35 हमारे हो गए। अब हम आते हैं लीगल पे, आंसर पे हमारे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आ जाता है, नेक्स्ट स्लॉट हमारे पास में आ गया है। अब हम लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को कर रहे हैं। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, ये आपने पढ़ा होगा। सिविल रॉन्ग का मतलब ये होता है कि जिसको कोर्ट में आईपीसी के द्वारा हम लोग पनिश नहीं कर सकते, मगर वो गलती तो है। अब जैसे किसी ने बिजली का वायर नीचे छोड़ दिया, उसमें बिजली प्रवाहित हो रही है, जानबूझ के नहीं छोड़ा, गलती से छोड़ा, और उससे कोई किसी की मौत हो गई, तो दैट इज अ टॉट, उसको टॉट में लाया जाता है हमारे यहाँ पे। 37 पे हम आते हैं। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, अब जब ऐसा आता है ना तो एक बार ना ABCD पूरा लिख लो आपके बुक में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज, तो किसी सर्टन लैंग्वेज में सचिन इज कोडेड एज RZBGHM। अब आप एक बात देखना कि हर एक में पहला वर्ड लिया है इस कोडेड एज में, आप देखना यहाँ पे। तो जैसे कि पहला वर्ड लिया है, जैसे एस के पहले क्या आता है, एस के पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQR एस, पहले आर आया, बाद में एस आया, तो देखो एस की जगह पे आर आया। ए के पहले कुछ नहीं आता इसलिए जेड लिया, फिर सी के पहले बी लिया, फिर एच के पहले आपका जो है जी लिया, ऐसा इसने बनाया। तो रॉजर के पहले भी जो वर्ड आते हैं वो ले लेने हैं। तो आर के पहले क्या आता है, तो आर के पहले आप देखो क्यू आता है, उसके बाद ओ के पहले एन आता है, जी के पहले एफ आता है, ई के पहले डी आता है, और आर के पहले क्यू आता है, इसलिए हमने उसको उठा के पिक करके इसमें डाल दिया। तो इसमें इसकी जो इंक्रिप्शन थी वो कैसी थी, इसमें पहला वर्ड लेना है अल्फाबेटिकली आपने जो है, ठीक, इसका तोड़ ये था।
38 पे हम आते हैं, विच टाइप ऑफ कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनीज एक्ट 2013 वन पर्सन कंपनी। ये हमारे 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसमें नहीं थी, ये अभी नया नया कॉन्सेप्ट आया है इसमें जो है। ठीक, क्लियर होता है ये। 36 क्वेश्चन है, टॉट इज व्हाट। तो टॉट मतलब सिविल रॉन्ग होता है बेसिकली, अगर आपने इसको डिस्कस किया होगा कभी तो टॉट का मतलब सिविल रॉन्ग होता है। तो टॉट बेसिकली क्या है कि जो चीज़ें आप क्रिमिनल लॉज में नहीं लेके जा सकते उसको आप सिविल लॉज में लाते हो, तो उसमें हम लोग इसको टॉट को गिनते हैं। तो 36 का जो आंसर है वो है ए। क्या है? ए है हमारे पास में। 36 का जो आंसर है वो ए है, राइट। आते हैं हम लोग 37 पे। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज सचिन इज कोडेड एज RZBGHM, तो अगर आप देखेंगे तो हर चीज के पहले वाला वर्ड लिया है। जैसे अगर लास्ट हर चीज के पहले वाला वर्ड लिया है, जैसे N के पहले M आता है ना, H के पहले I आता, I के पहले H आता है, तो उसके सबके पहले पहले वर्ड लिए गए हैं। तो जैसे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ABCD एक बार लिख लेना पड़ेगा, तो जो पहला पहला वर्ड है वो आपने निकाल लेना है। तो हमने रॉजर का निकाला है, तो रॉजर का हम लोगों ने जो इसमें निकाल के दिया है वो हमने निकाला है B, तो हमारा है B। तो आप देखो E के पहले D आता है तो D है यहाँ पे, R के पहले Q आता है QR, है ना। तो वैसे B इसमें आंसर है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कि पहले वाला वर्ड हमने पिकअप किया है, इसमें से कौन सा पहले वाला वर्ड पिकअप किया है। विच टाइप ऑफ कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो वन पर्सन कंपनी ये नया कॉन्सेप्ट आया है कंपनीज एक्ट 2013 में, इसके पहले ये नहीं था। प्राइवेट कंपनी ऑलरेडी पहले था। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी, उसकी 3 कंडीशंस है हमारे पास में, निधि कंपनी भी था और गवर्नमेंट कंपनी भी था। तो 38 का आंसर है ए फॉर एप्पल। फिर उसके बाद आते हैं 39। At what time 7 o'clock and 8 o'clock, between 7 o'clock and 8 o'clock, 7 और 8 के बीच में will the hands of clock be together। तो क्लॉक का जो हैंड है वो कब उसमें जो है टुगेदर होता है, तो हमने इसको निकाला है कि वो होता है 38 मिनट पास्ट 7 o'clock, मतलब 7:38 पे जो आपका जो हैंड्स रहेंगे क्लॉक के वो एक साथ में रहने वाले हैं। तो एक बार आपने करके देख लेना इसको। उसके लिए कैसा है, इसके लिए हम लोग बच्चों को एक बात और बोल रहे हैं कि आप लोग जो एग्ज़ाम है उसमें आप ये कांटे वाली घड़ी लेके जाओ, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। मोबाइल के अलावा मोबाइल जैसे ना लेके इसको लेके जाइए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। देखिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो जो 65 ईयर का एज है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो रिटायर होते हैं। 41 पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है इनको कंसीडर आपने करना है, थोड़ा सा इसको जो है सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जो है, ठीक। तो ये देखेंगे, the preamble of the Constitution of India states that we the people of India solemnly resolved India to into। अब देखिए अलग अलग उसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो हमने पहले इसको सॉल्व किया है तो हमको मालूम है कि इसका आंसर जो है वो डी है। मतलब जो 3rd नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, जो 3rd ऑप्शन है हमारे पास में, वही इसमें राइट आंसर है इसका जो है। तो इसका 3rd क्या है, तो इसका 3rd देखेंगे, प्रीएम्बल मतलब जो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है तो जो शुरुआत में रहता है, तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम जो भारत के नागरिक हैं, हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम लोग जो भारत के नागरिक हैं, भारत को सबसे उच्च सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास में 42 पे हम लोग आते हैं हमारे पास में, विच इज़ द मिशन ऑफ द ICSI। तो ICSI का क्या मिशन है, तो आप अगर मोटो, विजन और मिशन को अगर पढ़ेंगे, बिकॉज ये तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही है,
तो बड़ा सिंपल सा है, टू डेवलप द हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब एक हम हाई कैलिबर्ड प्रोफेशनल्स बनाना चाहते हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों का पालन करे या उनको एडॉप्ट करे या उनको फुलफिल करवा के देवे कंपनीज में। 43 नंबर पे हम लोग आते हैं हमारे पास में, तो 43 नंबर पे हम लोग आते हैं। देखिए अलग अलग दो स्टेटमेंट है और एक एसर्शन है, एक रीजन है, क्या वो एक दूसरे से मेल खाते हैं। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप इंडियन रेलवे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन रेलवे को डेवलप किया, एस्टैब्लिश किया। रीजन क्या था, द ब्रिटिश वेर कीनली इंटरेस्टेड इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ऐसा तो हम मानते ही नहीं कि वो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्री थे, वो तो खुद का डेवलपमेंट चाहते थे। तो ये जो रीजन है वो गलत लगता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं वो दोनों गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है वो भी ठीक लगता है। ए इज फॉल्स, ए फॉल्स नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट, तो हमारा जो आंसर लगता है वो बी लगता है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने डेवलप किया था और इस्टेब्लिश किया था इंडियन रेलवे को, बट ये रीजन नहीं था कि वो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते थे। उन्होंने अपने खुद के लिए, खुद के डेवलपमेंट, इंडिया की जगह जगह से चीजों को बटोरने के लिए जो है इंडियन रेलवे को यूज किया था। तो 43 हो गया हमारा। 44 पे हम आते हैं, तो 44 पे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड नर्सिंग which have as many as letter between them as in the alphabet, तो as in the alphabet, तो ऐसे कितने पेयर्स ऑफ द वर्ड्स है उनका बोलना है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही पेयर है एन वाला, तो एन ही है इसमें जो है, बाकी तो और कोई मेल खाता है नहीं इसमें जो है। तो हम लोग बोलेंगे 44 का आंसर है ए 1। 45 पे हम लोग आते हैं, मून सैटेलाइट अर्थ, तो मून सैटेलाइट अर्थ, तो अर्थ तो सन बोल दो, क्योंकि सोलर सिस्टम लगता है नहीं उसमें जो है, प्लैनेट लगता नहीं है, एस्टेरॉइड ठीक नहीं लगता है। तो जो अर्थ है उसको जो किरणें आती है वो कहाँ से आती है, सन से आती है, तो हम लोग ने सन को टिक कर दिया है फिर इसमें जो है। अब हम लोग आते हैं हमारे 46 नंबर पे, तो 46 में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ इन्फोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम एग्रीमेंट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है टैक्सेशन से भी डील करता है, ट्रांसफर से भी डील करता है, ओनरशिप से भी डील करता है, मगर जो ज़्यादा बड़े लेवल पे और जो ज़्यादा सटीक है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम एग्रीमेंट। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो हम लोग बोलेंगे 46 का डी हमारा आंसर है। तो 46 का डी हमारा आंसर है, ऐसा हम लोग इसमें यहाँ पे बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं 47 पे, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया all citizens have right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. These are the fundamental right. ये हमारे fundamental right है, वॉलेंटरली ड्यूटीज नहीं है ये कि हमारे तो हमको कुछ अधिकार मिल रहा है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं है ये, स्टैट्यूटरी ड्यूटी भी नहीं है ये, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी कारोबार कर सकते हैं, ठीक। 48 पे आते हैं, व्हाट इज द, देखो अभी ये मैंने बोला है मोटो, विजन और मिशन, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन उसमें जो है ये आ गया है हमारे पास में जो है, क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है। तो आप देखिए इसका आंसर है डी, टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जो विजन है इंस्टीट्यूट का वो है कि एक ग्लोबल लीडर बनना गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। 49 पे हम लोग आते हैं, 49 पे प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बिलोंग्स टू कंपनी। तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी को बिलोंग करती है, वो मेंबर्स को भी बिलोंग नहीं करती, शेयर होल्डर को भी बिलोंग नहीं करती, प्रमोटर को भी बिलोंग नहीं करती। 50 पे आते हैं, 280 ऑरेंजेस आर डिवाइडेड। तो 280 ऑरेंजेस जो है वो अगर डिवाइड करना है बॉयज इन गर्ल्स में, उस टोटल नंबर 50, मतलब लड़का और लड़की मिला के 50 है, और
5 ऑरेंजेस हम लोग हर एक लड़के को देंगे, ठीक है, और हर लड़की को 7 ऑरेंजेस देंगे। मतलब अब इसका फॉर्मूला भी बन सकता है कि 5B एंड 7C, ऐसा भी बना सकते हैं हम लोग इसको जो है, ठीक। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स आर, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी। अब देखिए गर्ल्स को ज़्यादा मिल रहा है, तो हमने इसको वर्कआउट किया, तब यहाँ पे लिख नहीं सकते बिकॉज ये इंस्टीट्यूट का पोर्टल है। तो यहाँ पे हमने इसको वर्कआउट किया था कि करीबन आप देखिए 15 लड़कियां अगर उसमें रखते हैं तो 105 होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर करते हैं तो, और 35 बॉयज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करते हैं 35 बॉयज के साथ में, तो आपका जो आंकड़ा है वो बरोबर वो टच हो जाता है वहां पे जो है 280। तो हमारा जो आंसर है वो 15 है। क्या है? 15 है हमारा जो आंसर है इसमें का। 51 पे आते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील्स विथ, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स सबसे डील करता है, मतलब मानहानि से डील करता है, डिफेमेशन से, ट्रेसपासिंग से डील करता है कि आपके घर में कोई अनजाना व्यक्ति आ जावे, नेग्लिजेंस से डील करता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो हर तरह के क्वेश्चन से डील करता है, हर तरह की चीज़ों से डील करता है, तीनों चीज़ों से डील करता है। डिफेमेशन से भी डील करता है, ट्रेसपासिंग से भी डील करता है, और लॉ ऑफ टॉर्ट जो है नेग्लिजेंस से भी डील करता है, अगर कोई गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है उससे भी डील करता है। फ्रॉम द ग्राफ बिलो विच वुड बी द मोस्ट सुटेबल इन्फरेंस, मतलब ये ग्राफ को देख के क्या लगता है। अब आप देखेंगे तो बर्थ रेट तो बढ़ रहा है, डेथ रेट भी बढ़ रहा है, बट कंपेरेटिवली लो रेट पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। तो नो ट्रेंड इज ऑब्वियस, नहीं, ट्रेंड तो दिखता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टेबल, population is increasing, population is decreasing and population is increasing। तो ऐसा देख के लगता है कि population is increasing, तो हम लोग 52 जो है उसका आंसर डी बोल देते हैं कि इसका आंसर हमारे पास में है डी। 53 पे आते हैं। Which of the following are the function of Institute of Company Secretaries of India? सभी फंक्शन है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, बिकॉज मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करता है, आप जैसे बच्चों की इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग भी देता है इंस्टीट्यूट, और इलेक्शन भी कंडक्ट करवाता है हम लोगों के। तो इंस्टीट्यूट सभी चीज़ें करता है यहाँ पे। 53 का डी। 54 पे हम आते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया was constituted as a statutory body in the year 1980। 1980 में बन के तैयार हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। एक्ट पास किया गया है इसका जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। क्या है? एक्ट पास किया गया है ए 1980। 55 पे आते हैं हम लोग। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो 2 लोगों की कम से कम डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 3 लोग कम से कम डायरेक्टर चाहिए हमारे पास में। 56 पे हम आते हैं। लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अंडर द कंपनीज एक्ट इज लिमिटेड टू इट शेयर होल्डिंग, मतलब जितने रुपए के शेयर आपने परचेज किए हैं उतने रुपए तक की ही लाइबिलिटी लिमिटेड है, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं है। 57 पे हम आते हैं। द डायरेक्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट। Answer the question on the basis of given statement except the factual assumption required by the question even if you believe that the statement is false। तो स्टेटमेंट है चीज इट्स बेड फॉर पीपल विथ हाई कोलेस्ट्रॉल। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है वो एक चिपचिपा पदार्थ रहता है बॉडी में, और वो कहीं ना कहीं चीज़ भी चिपचिपा है तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो चीज़ जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी जिनमें उनके लिए वो अच्छा नहीं है। सुमित डज नॉट ईट चीज, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुमित को हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो एज्यूमिंग दैट 1 and 2 आर ट्रू, तो अगर ये मान लेते हैं कि दोनों सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोज, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सुमित हैज हाई कोलेस्ट्रॉल, नहीं। चीज इज बेड फॉर सुमित, ऐसा भी नहीं बोल सकते। पीपल विथ हाई कोलेस्ट्रॉल डू नॉट ईट चीज,
तो उन्होंने नहीं खाना चाहिए, एंड नन ऑफ द अबाउ, तो इसका आंसर वो लोग बोलते हैं नन ऑफ द अबाउ, मतलब ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि जो है नन ऑफ द अबाउ इसका आंसर है। क्या बोलेंगे? नन ऑफ द अबाउ इसका आंसर है कि दोनों पता नहीं चलता ना। ये बोल सकते एक बार का पीपल विथ हाई कोलेस्ट्रॉल डू नॉट ईट चीज, ये एक बार का बोल सकते, तो सी भी आपका ठीक लगता है, ऐसा गलत नहीं है इसमें सी भी। 58 पे आते हैं, वो सोच पे आधारित है, जैसा आपका सोच रहेगा। देखो ये भी एक स्टेटमेंट है, सिर्फ नॉलेज बेस्ड। अमित खन्ना, born on 5th June 1973, has done his post graduation in marketing management with first class। तो उन्होंने फर्स्ट क्लास में मार्केटिंग मैनेजमेंट किया था और 5 जून 1973 को पैदा हुए थे। ही हैज सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट, तो उन्होंने रिटर्न टेस्ट भी जो है 50% मार्क्स सिक्योर्ड किया था। ही हैज़ बिन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मार्केटिंग ऑफिसर फॉर लास्ट 4 years, तो वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे। विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इज द इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ हिज जॉब, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या पता चलता है। शुड हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years, तो उसको तो काम का एक्सपीरियंस ही नहीं था। बी ए ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50%, ये भी नहीं लगता। हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% इन रिटर्न टेस्ट, नहीं। नॉट बी लेस देन 24 years एंड मोर देन 29 years ऑन 10 अक्टूबर 1997, तो जो है वो 10 अक्टूबर 1997 को जो है 24 साल से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। तो आप देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लास्ट 4 साल से काम कर रहा है फॉर द 4 years, विच ऑफ दिस इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन, तो अब या तो ऐसा लगता है कि ए होगा या तो डी होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ग्रेजुएट विथ 50% तो वो तो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, मगर उन्होंने पीजी किए हुआ है और 40% रिटर्न टेस्ट वाला तो नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% इन रिटर्न टेस्ट को टिक कर देते हैं, एक काम करते हैं उसको टिक कर देते हैं। 59 पे चलते हैं, अरेंज इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमने इनको जो है अरेंज करना है। क्या करना है? मीनिंगफुल सीक्वेंस में सबसे पहले इंसान का क्या होता है? बर्थ होता है, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में एजुकेशन होता है, फिर उसके बाद में मैरिज होता है, ठीक, उसके बाद में डेथ होता है और फिर फ्यूनरल होता है। तो 1 5 4 4 2 3, तो हमको लगता है डी हमारा आंसर ठीक है। तो 59 का जो है डी आंसर है। 60 पे आते हैं, ए एंड बी आर यंग वंस ऑफ सी, तो ए और बी जो है सी से छोटे हैं। इफ सी इज द फादर ऑफ ए, सी जो है पिता है ए का, बट बी इज नॉट द सन ऑफ सी, मगर बी जो है उसका बेटा, सी का बेटा नहीं है। हाउ बी एंड सी इज रिलेटेड, हाउ बी एंड सी इज रिलेटेड, डॉटर एंड फादर, डॉटर एंड फादर भी तो हो सकता ना भाई, दोनों छोटे हैं, वो बेटा नहीं है मगर बेटी तो हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो 60 का ए बोलेंगे हम लोग। 61 पे हम आते हैं, Which of the following is our essential element of valid contract under the Indian Contract Act 1872? तो 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कौन सी चीजें एसेंशियल है? तो सभी चीजें एसेंशियल है, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, तो सभी बातें इसमें होनी चाहिए, ऐसा इसको देख के लगता है। तो which of the following is our essential element of a valid contract under the Indian Contract Act 1872? तो उसमें फ्री कंसेंट भी होना, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना, ऑल ऑफ द अबव होना। 62 पे हम आते हैं, एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कैन अपीयर एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बिफोर ऑल ऑफ द अबव, तो वो रेरा के समक्ष भी अपीयर हो सकते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव के पास में हो सकते हैं। 63 में हम आते हैं, देखेंगे पैराग्राफ है उसको पढ़ना है और फिर सजेस्ट करना है हमको, जो है इसमें जो है
63. Aristotle's attitude to law and equity was not simply theoretical fiction. मतलब एक एरिस्टोटल नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो लॉ और इक्विटी समानता जो है उसके बारे में जो सोचा वो सिर्फ एक थेरोटिकल चीज नहीं थी, रियलिटी में भी है ऐसा. There is an evidence that in both shaped legal practice and even more clearly built on an already developed and developing tradition of Athenian legal thought. तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ थेरोटिकल है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हुए आया है और ये एंथियन लीगल थॉट है कि ये दोनों इक्वल है, लॉ और इक्विटी एक साथ में चलते हैं. We have of course almost no records of actual outcomes of jury trials and no record of all the deliberation as each juror cast separate vote after hearing the various arguments. तो हर एक जो ज्यूरी है वो अपना अलग आउटकम, अलग थॉट देता है. We are however have many examples of persuasive speeches delivered to juries, and because the orator's reputation rested on his ability to persuade a jury of every citizen chosen by lot, we can rely on these speeches for evidence of widespread popular beliefs about legal and ethical concept. तो वही है उनका बोलना है कि जो पुराने जजेस थे उन्होंने हर सिटीजन्स के अधिकारों के बारे में बात की थी, बताया था. This speeches shows the orator relying on the concept of law and even of justice that is very much like the one that Aristotle renders explicit and systematic. Thus, litigants frequently call for justice tailored to circumstances of their own case. तो बहुत बार ये होता है कि जो लिटिगेशन चलता है, जो लीगल केसेस वहाँ पे चलते हैं, वो वहाँ पे हर जगह पे जो जस्टिस है वो अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपना केस देते हैं. यूज द एक्सप्रेशन ऑफ डिकिया दोज थिंग्स दैट आर जस्ट इन दैट सेंस एंड they often proceed as if written law is understood to be set of guidelines with gap. तो वो जो है वहाँ पे उसको ऐसा फॉलो करते हैं कि जो जहाँ पे लॉ में कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे फिर वो इक्विटी को फॉलो करते हैं. To be filled in or corrected by the equity argument in this process, frequent appeal is made to the juror's sense of fairness, as if once the particular circumstances of case are understood, they can expect it to be see that justice consists in equitable determination. तो above passage क्या suggest करता है हम लोगों को? तो above passage हम लोगों को suggest करता है कि it is, देखते हैं एक एक करके, it is wrong to make simple contrast between justice and equity. We have choose between justice and equity and the rule of law as understanding of what justice demand. Law and equity according to Aristotle standards are interwoven in legal practice. तो ये वाला सी ठीक लगता है हम लोगों को. क्या बोलेंगे हम लोगों को सी ठीक लगता है कि हम लोग इसको बोलेंगे कि जो लॉ एंड इक्विटी है वो इंटरवोवन है हमारी लीगल प्रैक्टिस में, लीगल सिस्टम में. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट. तो पब्लिक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए हमको कितने लोगों की ज़रूरत है? 7 लोगों की ज़रूरत रहती है. कितने लोगों की ज़रूरत रहती है? 7 लोगों की ज़रूरत रहती है कंपनीज एक्ट में हम लोगों को. 65 पे आते हैं. According to Constitution of India, who is empowered to issue writ? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो रिट इशू करने के लिए एम्पावर की गई है. किसको एम्पावर किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिट इशू करने के लिए एम्पावर किया. वैसे हाई कोर्ट भी रिट इशू करती है, ठीक. कंपनी एक्स इज ओपनिंग एन ऑफिस इन सिटी वाई फॉर मार्केटिंग द कंपनीज प्रोडक्ट. तो कंपनी एक वाई जो है वो एक किसी सिटी में वाई का एक एक्स कंपनी सिटी वाई में अपना ऑफिस खोल रही है मार्केटिंग के लिए. कंपनी एक्स इज चॉक आउट एन एक्सपांशन प्लान. तो कंपनी एक्स जो है उसने एक एक्सपांशन प्लान सोचा इन्वॉल्विंग रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी एट इट एग्जिस्टिंग प्लांट. तो एग्जिस्टिंग प्लांट में कैपेसिटी बढ़ाना है.
इफ ए इज द इफेक्ट, मतलब ए जो है वो उसका इफेक्ट है, बट बी इज नॉट द इमीडिएट इन प्रिंसिपल कॉज, तो क्या बी जो है वो इमीडिएट इन प्रिंसिपल कॉज, अब ये ना थोड़ा आर्बिट्रेरी है, दोनों भी एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा है। बी इज द इफेक्ट, मतलब बी रीजन, बी उसका अफेक्ट है और ए जो है उसका कॉज है, हो सकता है। इफ ए इज द इफेक्ट, बी इज द इमीडिएट इन प्रिंसिपल कॉज, तो जनरली लोग कैसा करते हैं ना कि पहले एक्सपांशन करने का सोचते हैं फिर मार्केटिंग ऑफिस खोलते हैं, तो दोनों बातें हैं, उल्टी पुल्टी आ सकती है। मैं सी को टिक कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ए जो है वो इफेक्ट है, मार्केटिंग ऑफिस हम इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि हम एक्सपांशन कर रहे हैं, ऐसा मेरा बोलना है। मेरी बात गलत भी हो सकती है, वो बी को भी बोल सकते हैं। टुडे इज मंडे, आज अगर मंडे है तो आफ्टर 61 डेज, अब आप देखेंगे तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगर 7 होता है, 56 होता है ना, 780, तो 8 हफ्ते बाद जो है वो 56 डेज हो गए आपके, तो 5 दिन बचे। आज अगर मंडे है तो 5 दिन बाद आपका क्या रहने वाला है, तो 5 दिन बाद वाला आपका सैटरडे रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सैटरडे रहने वाला है, ऐसा हम बोलेंगे। 68 पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 371 एंड आर्टिकल 35A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इशूड बाय, तो किन ने इशू किया था इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था इसको, गवर्नर ने इशू नहीं किया था इसको, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इशू नहीं किया था इसको। 69, study the following digit letter symbol sequence carefully and answer the question given below, तो हमको जो है इसके आंसर्स को देना है, तो ये पूरा यहाँ पे दिया है। which of the following is the 6th to the left of the 18th element from the left। अब मैंने इसको वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद में मैंने इसका आंसर सी निकाला है, तो इसका आंसर क्या है? सी है हमारे पास में, जो इसका आंसर है 70 पे आते हैं। और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो आप देखेंगे इसमें ना थर्ड वाला क्वेश्चन ठीक लगता है, मतलब डी, तो हम लोगों को 70 नंबर जो है उसका डी ठीक लगता है। उसका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, थर्ड, मतलब कौन सा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें ये 2 बातें आती है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास में, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एड्रेसिएबल डिमांड फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट कंपेयर टू ओवरऑल सप्लाई ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हमको समझना ज़रूरी है कि इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस गैप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फाइनेंस गैप बोलेंगे इसको हम लोग। मतलब इसका बोलना ये कि टोटल एड्रेसेबल डिमांड फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट कंपेयर टू ओवरऑल सप्लाई ऑफ फाइनेंस फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज, मतलब बाहर से हमको टोटल पैसा कितना चाहिए और एक्चुअल में हमारे पास में अभी कितना हो सकता है, उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस गैप। ठीक, क्वेश्चन 72 पे हम लोग आते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1995, तो वो 1995 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2000, और 2000 में वापस से उसको बनाया गया था विद द मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कौन सा वो डिपार्टमेंट था? तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके हम लोग उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो जो कि 1995 में बना था, उसको बनाया गया वापस से फिर से 2000 ईस्वी सन 2000 में विद द मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसे डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके बोला जाता है। 73 पे हम लोग आते हैं कि 73 में हमारा आंसर क्या है?
डैश इज एम्ड एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन एट द ग्रास रूट लेवल। कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम लोगों ने बनाया था कि प्रमोशन और क्रिएशन ऑफ जॉब एट द ग्रास रूट लेवल, छोटे लेवल पे हमारा जॉब हम लोग क्रिएट करें, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द शेड्यूल कास्ट, मतलब SC कास्ट, SC कास्ट, ST कास्ट एंड वुमेन को ध्यान में रख के। ऐसी कौन सी चीज को हमने बनाया था? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसको बनाया था हमने, सॉरी मेक इन इंडिया नहीं, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव, इसमें हम लोग इसको बनाया था हमने। तो 73 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमने बोला था स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव इज एम्ड एट प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन एट द ग्रास रूट लेवल, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द वुमेन। तो स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव को इसके तहत बनाया गया था। 73 में हमने बोला है ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस रिपोर्ट को बनाया था? क्योंकि हमने इसको पढ़ा है, समझा है, तो हमने बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को बनाया था। 75 पे हम लोग चलते हैं। 75 पे हम लोग आएंगे, द डैश इज द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट लेस नेट लेंडिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम लोग बोलेंगे नेट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हम आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात है, कि कमाई हो रही है अठन्नी और खर्चा रुपया है, तो आठाने की अपने पास में हमेशा कमी रहने वाली है। तो फिस्कल मतलब पैसे का और डेफिसिट मतलब कमी। तो फिस्कल डेफिसिट जो है इज द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट लेस नेट लेंडिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंडिंग वगैरह है उसको माइनस करके नेट फिस्कल डेफिसिट आता है। 76 पे आते हैं, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट अगर अपने को करना है तो हम लोग उसको कर सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अगर पूरे उसको देखेंगे बाजू में जो है तो वहां पे प्लस है, डिवाइडेशन है, देन अगेन प्लस है, देन माइनस है। तो ऑलरेडी अगर ग्रॉस है तो उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो नेट आएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, नहीं भी आता है तो भी लिख सकते हैं आप इसको जो है। उसके बाद में आप देखेंगे डैश इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे घर में कितना हमने बनाया या हमने कमाया प्लस बाहर से कितना हम लोगों को आया, उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट करके बोल सकते हैं। 78 पे आते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी कवर्ड अंडर विच फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट। तो प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी कवर्ड अंडर विच फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट। तो कौन से फॉर्म में वो कवर होती है प्लान्स एंड पॉलिसीज जो है? तो आप अगर देखेंगे इसको तो सी इसका आंसर है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो है हम लोग इसको कवर करते हैं। प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी कवर्ड अंडर विच फॉर्म ऑफ द इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में वो नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें आएंगी, इंटरनल इन्वायरमेंट में नहीं आएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। तो हमने उसको उसमें कवर किया है। उसके बाद हम लोग आते हैं 79 पे। तो इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द फ्रंटियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च, मतलब इस बारे में भी रिसर्च होनी चाहिए कि धंधा कैसे करें, एंटरप्रेन्योर कैसे बनाएं। EDII हैज एस्टेब्लिश, तो एक EDII करके एस्टेब्लिश्ड किया गया हमारे पास में इसमें जो है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द रेंज ऑफ द इश्यूज, मतलब वो इन्वेस्टिगेट करेगा बहुत सारे इश्यूज में सराउंडिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। तो जितने भी मीडियम एंड एंटरप्राइजेस सेक्टर जो है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो किसको बनाया गया? तो सेंटर फॉर रिसर्च इन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट क्रीड करके संस्था बनाई गई, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा कैसे दे। हमारे यहाँ पे आज कोई बच्चा
थोड़ा अच्छा पढ़ लिख लेता है तो अपन बोलते हैं यार और पढ़ ले, थोड़ा अच्छा जॉब मिल जाएगा। बट इंडियन मेंटेलिटी में हम लोगों को ना कहीं हमको व्यापारी बनाने के लिए, सेल्फ सस्टेन बनाने के पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो प्रैक्टिस के लिए बोलता है मेंबर्स को, जो कि एक अच्छी चीज़ है। द ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पोनेंट ऑफ मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश एंड डैश। तो जो ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट है वो किन किन को कवर करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 फिल इन द ब्लैंक्स है और नीचे में डी में 3 फिल इन द ब्लैंक्स ही है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट है उसमें आपका रिजर्व बैंक भी आता है, कमर्शियल बैंक भी आता है एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी आता है। क्योंकि 3 है, 3 जगह खाली है, डी में 3 है, बाकी में 3 कहीं है ही नहीं कोई ऑप्शंस, तो डी ही हमारा आंसर है। इसका मतलब सिंपल सा है। 81. The dash is a long-term security yielding a fixed rate of interest issued by company and secured against asset. So dash is a long-term yielding security yielding a fixed rate of interest issued by company and secured against asset. तो डिबेंचर करके बोलते हैं, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर रहता है वो कोई हम लोग बोलने इंटरेस्ट नहीं मिलता है उस पर। ट्रेजरी बिल पे इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटी शेयर पे नहीं मिलता है, और ट्रेजरी बिल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता। तो हमारे पास में ऑप्शन ई डिबेंचर ही है, क्योंकि डिबेंचर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है। When change in supply is relatively less than compared to change in price, मतलब सप्लाई जो है वो कम बदला है मगर भाव ज्यादा बदला है। जितना भाव बदला है उसके मुकाबले सप्लाई कम बदला है, तो सप्लाई थोड़ा अनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है, अनइलास्टिक नहीं इनइलास्टिक है। वी से दैट द कमोडिटी हैज ए रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कमोडिटी है उसका लेस इलास्टिक सप्लाई है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई है। हमारे पास में जो है 83 में हम लोग आएंगे। 83 में हम लोग आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज। तो जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग जो है ग्रॉस डेफिसिट भी बोल सकते हैं। तो जो डिफरेंस रहता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की, उसको ग्रॉस डेफिसिट बोल देते हैं। एक बार का मेरे दिमाग में आया कि मैं फिस्कल डेफिसिट बोलूं, बट हमने जो पता किया था जो आंसर्स अलग अलग चीज़ों के, बिकॉज इसमें ना इन लोगों ने आंसर्स नहीं दिए हैं, तो उसमें इसका आंसर जो है ग्रॉस डेफिसिट आता है। 84 पे हम लोग आते हैं कि 84 जो है तो अंडर द डैश रिस्पेक्टिव ऑफ एनी राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब कितना भी कमोडिटी का भाव बढ़े घटे, द क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स द सेम। तो ये तो इनइलास्टिक डिमांड हो गया। तो भाव कुछ भी हो जावे मगर अपना जो डिमांड है वो सेम रहना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब वो बदलता ही नहीं है कुछ भी जो है उसमें। 85 पे आते हैं हम लोग जो है, द एलिमेंट लाइक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट वुड बी कवर्ड अंडर विच मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। तो जो एलिमेंट है ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट वुड बी कवर्ड अंडर विच इकोनॉमिक फैक्टर। तो वो कौन से इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में, इकोनॉमिक फैक्टर में कवर्ड होता है वो हमारे, क्योंकि वो पॉलिटिकल फैक्टर नहीं है, सोशल फैक्टर नहीं है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। ठीक। 86 पे हम लोग आते हैं। मुद्रा अंडर द प्रधानमंत्री योजना स्टैंड्स फॉर। तो मुद्रा का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग, मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एसोसिएट लिमिटेड, ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे, अब इसको मैंने क्यों लिया, तो रीफाइनेंस एजेंसी थोड़ा अलग लगता है, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है ये, और ज़्यादा अच्छा एसोसिएट लगता है। वैसे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी भी हो सकता है।
तो मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी हम लोग इसको बोल सकते हैं। आप एक काम करो ना, इसको माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बोलो तो वो ज्यादा अच्छा है, उसको हम लोग पिकअप कर रहे हैं। ठीक, 86 हो गया है हमारे पास में। 87 पे हम लोग आते हैं। डैश इज एन ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड चैनल फॉर पब्लिक गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जैम करके बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जैम करके गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, उसको इसमें कंसिडर किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस करके बोलेंगे जैम। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, शॉर्ट में हम लोग इसको जैम करके बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी भी बहुत बार जैम करके इसको बोलते हैं। तो जैम इज एन ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड चैनल फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया। 88 पे हम आते हैं। डैश इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विद अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स आपको देखने मिलेंगी, नन ऑफ विच कैन कीप द अदर फ्रॉम हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम लोग उसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हमारे पास में रहती है और कहीं ना कहीं हर एक का अपना अपना सेगमेंट है। जैसे कचौरी है, एक एग्जांपल देता हूँ, तो हमारे समझ लो हमारे एरिया में 5 ही कचौरी वाले हैं, मगर हर एक की कचौरी एक विशेष प्रकार की और उसमें पुडिंग एक अलग प्रकार की है। तो हर एक की अपने में अगर किसी विशेष प्रकार की कचौरी खानी है तो फलाना के पास जाओ, वही आपको उस प्रकार की कचौरी देगा। When फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस फ्रॉम बोरोविंग, बहुत बार क्या होता है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया करके हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारी आमदनी अठन्नी रहती है, खर्चा रुपया रहता है, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसमें लोन लेती है, आरबीआई से लेती है, मार्केट से लेती है। इट इज कॉल्ड ए डेफिसिट फाइनेंसिंग और मनी क्रिएशन। तो व्हेन फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस फ्रॉम बोरोविंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, 89 का जो हमारा आंसर है वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो व्हेन फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस फ्रॉम बोरोविंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट फाइनेंसिंग और मनी क्रिएशन। क्या बोलेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग और मनी क्रिएशन। CSO stands for Central Statistical Organization। तो CSO का मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बोलेंगे। 91 पे आएंगे। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए फॉर कैलकुलेटिंग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसका लॉजिक समझो कि इसका लॉजिक क्या है। आपने अपने घर में जो खर्चा किया उसको हम लोग ले रहे हैं। दूसरी बात, जैसे अभी लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में क्या है, कुछ लोग जो एनजीओज है वो लोगों की मदद करते हैं, तो वो भी कुछ उनके घरों में पैसा मुहैया करवा रहे हैं, तो उसको भी इसमें गिन ले रहे हैं। तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बी इसका आंसर है। तो 92 पे अब हम लोग आते हैं। EDII स्टैंड्स फॉर, तो 92 पे हम आते हैं। EDII स्टैंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया EDII के लिए रहेगा। 93 पे आते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम इज कवर्ड अंडर विच फैक्टर ऑफ अनेबलिंग एनवायरमेंट ऑफ MSME इन इंडिया। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो इज कवर्ड अंडर विच फैक्टर ऑफ अनेबलिंग एनवायरमेंट ऑफ SME इन इंडिया। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है गारंटी देती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आत्मनिर्भर बनो। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं आएगा, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं आएगा, इनडायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट एक्चुअल में।
तो हम लोग बोलेंगे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट है एक तरीके का, क्योंकि इसी से अगर किसी को लोन मिल जा रहा है, किसी के पास में कोई चीज़ नहीं है गिरवी रखने को मगर उसको लोन मिल जा रहा है तो दैट्स गुड, अच्छा है वो। 94 पे आते हैं द लॉन्ग फॉर्म ऑफ स्कीम। तो 94 पे हम जब आते हैं तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ स्कीम एस्पायर इज, तो एस्पायर का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या है उसका फुल फॉर्म, ए स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द स्कीम एस्पायर का फुल फॉर्म है ए स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। 95 पे आएंगे। In original, businesses is a system by which it produces goods and services for the satisfaction of want by using several input। मतलब ओरिजिनली बिजनेस एक सिस्टम है जो कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो बाय यूजिंग सेवरल इनपुट, बहुत सारे इनपुट्स को यूज़ करके, जैसे कि रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर, है ना, एंड एक्सेट्रा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दिस स्टेटमेंट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस नेचर के बारे में बात करता है, किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो दिस इज़ नथिंग बट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस करना भी एक तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप देखो अभी लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों को बेसिकली ऐसे बिजनेसेस बनाने हैं जो कि लोगों को जॉब पे रखे, लोगों को जॉब दे, और ये बहुत बड़ा काम है अगर हम लोग इसको कर सके तो। 96 पे आते हैं। इन द यूनियन बजट प्रेजेंटेड ऑन 5 जुलाई, तो यूनियन बजट जो 5 जुलाई को प्रेजेंट हुआ था 2009 फॉर द ईज ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट फॉर डैश, the government has introduced providing a loan up to 1 crore within 59 minutes। तो गवर्नमेंट ने जो है लोन 59 मिनट्स में प्रोवाइड करेंगे वो चालू किया था। बहुत पॉपुलर है अभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई भी बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, एमएसएमई भी बोलते हैं। 97 पे हम लोग आते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किन के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस के बीच में रिलेशनशिप को गवर्न करता है। 98 पे हम लोग आते हैं। डेमोग्राफीज, डेमोग्राफीज का मतलब है किसी भी जगह का एरिया किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह की वर्किंग है, वो सबको डेमोग्राफीज बोलते हैं। वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे रेतीली जगह है, वहाँ पे पानी की अधिकता है। तो डेमोग्राफीज लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स सेफ्टी एंड हेल्थ कॉन्शियसनेस आर कवर्ड अंडर विच मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसको कौन से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में जो है हम लोग कवर करते हैं, तो इसको सोशल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में कवर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमारे भारत में बोलते हैं कि 35 साल तक के जो युवा है उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। जापान में इनकी मात्रा, जो बुढ़े लोग हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो जापान की जो जनता है या पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, खर्चीली है एज कम्पेयर टू इंडियन पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन आज जो है वो कमाऊ पूत है एक तरह से हम लोग बोलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सोशल फैक्टर्स में आते हैं आपके, कौन से, सोशल फैक्टर्स में। Dash are receipt of the government which create liabilities or reduce financial assets, for example market borrowing, recovery of loan etc। तो कैपिटल रिसिप्ट जो है वो एक तरह की गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को क्रिएट करता है, वो कंपनी की फाइनेंशियल एसेट्स को भी कम करता है, हम लोग इस तरह से बोलेंगे। उसके बाद 100 पे आते हैं। Dash is the total monetary or market value of all finished goods and services produced within the country borders in a specified time। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। 100 का आंसर है सी। क्या है 100 का आंसर है सी। 101 पे आते हैं। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, भारत सरकार इससे चाहती है कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो।
तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर फाइनेंसिंग SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर इज फैसिलिटेटेड थ्रू, कौन से जगह से वो फैसिलिटेटेड है, तो हमने इस पे थोड़ा सा रिसर्च की, पता किया, तो इसका जो आंसर है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, सिडबी करके बोलते हैं इसको। मतलब ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये गवर्नमेंट की सिडबी नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बहुत पॉपुलरली सुना होगा इसको, उसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। 101। 102 पे हम आते हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है, अब ये हमने सर्च किया था कि ये किस तरह से है, तो ये हमने सर्च किया था तो 25 सितंबर को ये लॉन्च हुआ है, मगर इसमें ना कहीं 25 सितंबर नहीं है कहीं पे भी, तो ये क्वेश्चन गलत है एक्चुअल में, तो ये आप इसको रॉन्ग कर देना। मेक इन इंडिया जो है वो 25 सितंबर को लॉन्च हुआ था, याद रखना बस। 103 पे आते हैं, लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट आर कवर्ड अंडर। तो लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो कौन से उसमें आता है, कैपिटल बजट में आता है। कौन से, अब वो ना अब किस में लूँ, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स तो है नहीं, लोन लिया है तो रेवेन्यू भी नहीं है, रेवेन्यू बजट भी नहीं है, डोनेशन भी नहीं है, कैपिटल बजट में ही ले सकता हूँ मैं, इसीलिए उसको, तो मैंने उसको टिक कर दिया था। फिर 104 पे आते हैं, अंडर द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी डैश मीन्स एनी कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो उसका मेन बिजनेस है कि शेयर्स को खरीदना, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का मेन बिजनेस रहता है शेयर्स को खरीदना करके जो है, तो हम इन्वेस्टमेंट कंपनी को टिक कर देंगे। अंडर द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ए इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। 105 पे आते हैं, एट डैश द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, तो एक अब वो थोड़ा सा वो किए हुआ है, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है सप्लाई इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस पे होता है जब डिमांड और सप्लाई एक जैसे लेवल पे आ जाते हैं तब। करंट अफेयर्स पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे जो है 106 पे अब आ गए हैं, तो एक एक करके अब ये करंट अफेयर्स है, तो इसमें कैसा है थोड़ा सा आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेम द फूड डिलीवरी बिजनेस कंपनी विच एक्वायर्ड बाय जोमैटो फॉर $206 मिलियन रिसेंटली। तो कौन सी कंपनी है, तो उसका नाम है उबर ईट्स। ठीक, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई वो नहीं है। तो उबर ईट्स को खरीदा गया था जोमैटो ने $206 मिलियन में। Which city has been adjudged as the cleanest for the 4th time in the latest cleanest survey of the union government? तो यूनियन गवर्नमेंट के सर्वे में कौन सी सिटी को, इंदौर जो है वो इसमें हम लोग बोलेंगे कि इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी के तौर पे माना गया था और सबसे उसको बोला गया था कि हाँ भाई देखो ये इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी। RBI has restricted the withdrawal limit in Yes Bank during the moratorium period to dash per account। अब 35 नहीं सुना, कहीं 60 नहीं सुना, तो 50 हो सकता है। तो वैसे तो शुरू में उनका जो लिमिट था वो 10,000 रुपये का था, मगर अब 10 का लिमिट नहीं है। अगर 10 दिया रहता तो मैं 10 को टिक करता था, मगर आई थिंक बाद में बढ़ा दिया था उन्होंने, 50 तक के कर दिया था, तो हम लोग इसको 50,000 रुपये तक के लेके चले जाते हैं। तो यस बैंक में आरबीआई ने बोला है कि 50 तक के निकाल सकते हो आप। 109 पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज लिफ्टेड बैन ऑन ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी बाय, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी करके रहता था, ब्लॉकचेन अप्रोच बोलते थे उसको, तो उसको पहले बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने जो है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं करो इसमें भी ट्रेडिंग, बाय कैंसलिंग द सर्क्यूलर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड इन 2018 द क्रिप्टो करेंसी रन्स ऑन विच टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब वो एक दूसरे से ऐसी संकल जैसी रहती है, वो जुड़ी हुई रहती है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें ब्लॉकचेन बोलते हैं।
who appointed as the first chief of defense staff। बिपिन रावत जी जो है उनको फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पे अपॉइंट किया गया था। बिपिन रावत बड़ा फेमस नाम है आज की डेट में। द गवर्नमेंट हैज रीनेम प्रवासी भारतीय केंद्र इन सोलम ट्रिब्यूट टू विच मिनिस्टर? सुषमा स्वराज, क्योंकि उनका डेथ हो गया था और वो फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे यहाँ के, तो उनके उसमें बोला गया था। 112 पे द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम नेमली LLP सेटलमेंट स्कीम 2020। तो LLP सेटलमेंट स्कीम 2020 for LLP by allowing one-time condonation of delay in filing form with register of company, the LLP denotes limited liability partnership। ठीक, ये भी बड़ा इजी सा था। द गवर्नमेंट मेड RFID टैग कंपल्सरी फॉर ऑल 4 व्हीलर्स इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने जो है RFID को जो है वो कंपल्सरी कर दिया था इंडिया में। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है। 114 who presented 19th यूनियन बजट 2020-21 इन इंडिया? निर्मला सीतारमन जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर है भारत के। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा 17th लोकसभा? ओम बिरला जी जो है वो है कोटा से विधायक MP सिलेक्ट होके आए हैं। इन विच इंडियन सिटी द इंडिया पोस्ट लॉन्च फर्स्ट डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस? तो कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें लॉन्च किया गया था? कोलकाता, क्योंकि अभी वहां पे इलेक्शन है तो इनका फोकस सब उधर में ही है। 117 में आते हैं। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर एम्बेसडर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक का एम्बेसडर किसको बनाया गया था? अमिताभ बच्चन साहब को बनाया गया था। IDFC फर्स्ट बैंक का जो एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन साहब को बनाया गया था। 118 इन लाइट ऑफ डिसीजन टेकन बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑन रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? जम्मू एंड कश्मीर इज यूनियन टेरिटरी, सही है। मतलब वो एक स्टेट है, सॉरी यूनियन नहीं है। लद्दाख इज ए स्टेट, नहीं, गलत है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, नहीं। जम्मू एंड कश्मीर इज ए स्टेट एंड लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी, सी ठीक है। 119 पे हम आते हैं। देखो ऐसा पढ़ पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मैं कैसे, मैं पढ़ चुका हूं तो मेरे थोड़ा स्पीड फास्ट है, आपको थोड़ा स्लो पड़ेगा, अभी हो सकता है। 1-2 बार आप देखेंगे इसको तो धीरे धीरे और चीजें समझ में आएंगी। नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट द न्यू एडिशन ऑफ EBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड कप 2020। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो EBA को होस्ट करने वाली है? तो हम बोलेंगे रशिया उसको होस्ट करने वाली थी। और 120 पे हम आते हैं। नेम द पर्सन हु हेड द कमिटी विच रिकमेंड द कंसेशन ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स लाइक राजधानी, शताब्दी टू प्राइवेट पार्टीज। तो कमिटी के चेयरमैन कौन थे? बिबेक देबरॉय करके उनका नाम है। वो उस कमिटी के चेयरमैन थे जिन्होंने बोला था कि कंसेशन ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ ट्रेन, मतलब लोगों को दो, राजधानी शताब्दी प्राइवेट पार्टीज को चलाने के लिए दो। तो इन्होंने उसको बोला था, बिबेक देबरॉय करके इनका नाम है। तो इस तरह से हमारा जो है ये फर्स्ट मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आपने इसको 2-3 बार देखना है, इसको समझना है। अगर आप इसको सिर्फ सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो आपका बेनिफिट है और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने में। थैंक यू वेरी मच।